चलिए प्रीवियस सेशन में जब लोगों ने देखा था पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में, और जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पोवर्टी जो है वो एक इनएबिलिटी को शो करता है कि कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर आप एक सोसाइटी के संदर्भ में देखिए, जो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, तो ये एक इनएबिलिटी जो थी, ये क्या है, ये मतलब वो सक्षम नहीं है, अक्षम है ना। तो अब ये, और इसी से संबंधित हम लोगों ने ये देखा था कि पोवर्टी को कैसे जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रोथ जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक नंबर ड्रिवन जो है कॉन्सेप्ट है। नंबर ड्रिवन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो गया कि जैसे इसको क्वांटिफाई, इसको नंबर में हम लोग जो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट डजंट गारंटी अबाउट इंक्लूसिवनेस। ठीक है, मतलब कि ये सबका इसमें समावेशन हो, ये गारंटी नहीं देता है। तो ये कह रहा है कि ठीक है, ग्रोथ हो रहा है ना, जैसे कि आप 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन से 3 एंड सो ऑन 5 ट्रिलियन तक आप जो है आपकी क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंडिकेटर क्या है कि जीडीपी। ठीक है, तो अब ये कि ये इंक्लूसिवनेस को गारंटी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने एक और क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, आर्थिक विकास। अब ये क्या कहता है, तो इंक्लूसिवनेस को, मतलब कि डेवलपमेंट में ये कह रहा है कि यहाँ पे इंक्लूसिवनेस जो है ये जो है कुछ हद तक ये क्या कर रहा है, ये गारंटी कर रहा है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि केवल आप नंबर ड्रिवन और इस कॉन्सेप्ट को लेके कि आप जो है स्टैटिस्टिकली अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक जो है होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। वो ये कह रहा है कि इसके अलावे भी, जैसे कि आप हेल्थ को लेके, हेल्थ मतलब न्यूट्रिशन, एजुकेशन को लेके, मतलब कि आपका शिक्षा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें क्या ये इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या जो है आपका पोजीशन है। ये UNDP जो है, ये आए दिन जो है, मतलब हर साल जो है क्या होता है, ये इंडेक्स जो है ये करता है। अब इन दोनों में आप देखिएगा तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपका, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपका, ये एक वेलफेयर अप्रोच नहीं है। ठीक है, इसमें जो है वेलफेयर अप्रोच नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वेलफेयर अप्रोच है।
समझ में आ रही है बात? मतलब कि यहाँ दूसरी बात की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को या इंक्लूसिवनेस को ये नहीं गारंटी करना है कि यहाँ पे होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इट डजंट गारंटी। यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम करते हैं और ये अप्रोच जो है इंक्लूसिवनेस से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसमें समावेशन जो है ये होना चाहिए। दूसरी बात की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका, वो आप जान भी रहे हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम, इस पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होना चाहिए, लास्ट जो है वो उसमें मतलब कि सबका पॉपुलेशन से डिवाइड करके, और जाहिर सी बात है जब रियल पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे हैं तो इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स आल्सो, ठीक है। यहां पे जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अप्रोच जो है अगेन ये भी एब्सेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज प्लूरल में कर दीजिए, इनके लिए जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा बेहतर है। और ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशन उनके लिए, आई बात समझ में? तो जो ग्रोथ के इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे कि जीडीपी में आप मेजर कर रहे हैं या, तो अब जो हम लोग कल जो पढ़े कि ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इसका डेवलपमेंट या इस एस्पेक्ट पे आ रहे हैं वहां पे, तो अब इसमें ये जैसे कि एक इनएबिलिटी को शो कर रहा है। इनएबिलिटी मतलब कि क्या है कि आपकी क्षमता है, आप सक्षम नहीं है इवन बेसिक नीड्स पे। तो जब ये बेसिक नीड्स पे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो है इसका अगर नहीं पार्टिसिपेशन हो रहा है या उसी को फुलफिल नहीं, तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस में भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो आप जो ह्यूमन कैपिटल या फिर यहाँ पे, हाँ आइए, ह्यूमन कैपिटल जो डेवलपमेंट की बात आप करते हैं या कैपिटल फॉर्मेशन का, इस पे ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि आपका एक बहुत बड़ा क्या है कि एक पॉपुलेशन जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है ना, या कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब है कि इनको क्या करना है, जब तक अगर आपका ये डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं होगा, और इंक्लूसिव नहीं होगा तो आपका ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी नहीं होगा। और जाहिर सी बात है जब ये एक लंबी अवधि के लिए हो जाएगा तो इस ग्रोथ को क्या कहेंगे कि ये ग्रोथ जो है आपका वो एक सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं है। सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एक एक्टिव काम कर रहे हैं, कोई ठोस काम कर रहे हैं, कोई सक्रिय कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपको कुछ वेतन मिल रहा है ना, आपको कोई एक ऐसे समझिए कि एक सैलरी मिल रही है, तो वो क्या है, वो आपका एक आय का जरिया है, ठीक है। अब आप कुछ ऐसा जो है जिसको कलाबाजी करते, जैसे ड्रीम 11 में आपने टीम बनाया और किसी एक दिन आपको क्या हुआ कि हो सकता है किस्मत साथ दे गई और आप जो एक अच्छी रकम जो है वो बना ले गए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस ग्रोथ पे या इस पे आप अपने जीवन को सस्टेन कर सकते हैं? क्या आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते रहिएगा? क्या आप समझ रहे हैं कि वो एक कोई रोजगार का एक जरिया हो सकता है? आई बात समझ में? तो अब इसमें ये कहने का मतलब है कि क्या वो ग्रोथ जो आपका वो सस्टेन्ड है कि नहीं। यहीं पे इस सस्टेन ग्रोथ और यहां पे आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या मतलब ये हो गया कि जो प्रेजेंट है,
विकासवाद पर्यावरण के प्रति। हाँ हाँ, अब इसमें जिसको बोलते हैं सतत विकास या टिकाऊ विकास जिसको कहते हैं, है ना, मतलब वो सस्टेन करे। अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट जेनरेशन जो है, जैसे ये जो वर्तमान पीढ़ी है, इसकी जितनी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें फुलफिल हो जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज है, जैसे कि इकोनॉमिक्स आप स्टार्ट में ही पढ़िएगा, तो उसमें क्या था कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, मतलब संसाधन क्या है, सीमित है। और इन्हीं संसाधनों का आपको क्या करना है, एक मैनेजमेंट करना है, एक प्रबंधन करना है, या इसको आप कहिए कि इसका एक जुडिशियल या फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, तो आपको ये डेवलपमेंट अभी तो करना ही है, ग्रोथ तो करना ही है, लेकिन ऐसा जो है, ऐसी भी व्यवस्था रखनी है कि जो भविष्य मतलब कि फ्यूचर जो जनरेशन है ना, उसको भी क्या हो कि रिसोर्सेज या फिर जो आपको इसको कहते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी, है ना, जैसे कि वो क्या करे कि अगले जनरेशन को भी आप क्या कीजिए, उसको पास ओवर कर दीजिए। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अब इसमें इसमें क्या है कि वेलफेयर अप्रोच, हाँ बिल्कुल है इसमें वेलफेयर अप्रोच। अब क्या है कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्कुल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। और क्या कर रहा है ये, अब जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी नॉट नेसेसरली कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे कोई इस पे डिस्कशन हो, लेकिन ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिना इन्वायरमेंटल जो है एस्पेक्ट के डिस्कशन किए ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि दरअसल इसका एक अंडरलाइन फिलॉसफी ही है कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको ऐसा नहीं कि यही पीढ़ी जो है उसको समाप्त कर ले, ठीक है, हाँ आगे के लिए भी उसको क्या करना है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ तो है ही है, प्लस फ्यूचर जनरेशन जो है इनके लिए भी, जैसे कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। पेट्रोल डीजल ये कौन सी एनर्जी है? तो अब मान लीजिए कि अगर यही जनरेशन जो है ऑयल कंजम्पशन सारा कर जाए तो भविष्य में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें ये क्या किया गया, फ्यूचर जनरेशन और कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि उसको क्या है कि ऐसी क्षमता जो है वो क्या है कि भविष्य में भी इसको क्या करना है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना, आई बात समझ में। तो अब इस तरह से ये देखिए कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो है जैसे कि आप देखिए कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के लिए यहाँ पे क्या है, ये डेवलप्ड नेशन के लिए भी है और डेवलपिंग के लिए भी है। डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों नेशंस के लिए, ठीक है। तो आप जैसे कि आप देखिए कि रियल पर कैपिटा इनकम, और यहाँ नॉर्मली हम लोग किस में मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, जैसे जीडीपी में, जीएनपी में, एमएनपी में, है ना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ग्रो करते जाइए स्टैटिस्टिकली, लेकिन जो है लास्ट जिसको कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति उसका डेवलपमेंट या फिर अगर नहीं हो रहा है या उसका इन्वॉल्वमेंट आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है नहीं होगा। और अगर ये लंबी अवधि तक अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज को वो क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा। और आपका ये जो क्रिएशन होगा पूरे इकोनॉमिक मॉडल का, वो क्या होगा, एक टाइम पे जैसे कि कुछ खास लोग हैं वही क्या होंगे, वो धनाढ्य होंगे और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, फिर से वही पॉवर्टी। तो ये जो पॉवर्टी, जो इनएबिलिटी जो यहाँ पे ये दिखाया,
और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है या कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको ये कैसे इसको ये करना है। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से उनके बेसिक नीड को तो हम फुलफिल करेंगे, साथ साथ उनको और क्या देना, अगर हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार से संबंधित जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा ये इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है वो क्या हो जाएगा, वो फेल कर जाएगा। और फेल कर जाएगा मतलब कि वो सस्टेन नहीं करेगा। इसी संदर्भ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कुछ गोल्स जो है वो मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे उसको पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी कहते थे, 2000 में ये स्टार्ट किया गया कि वर्ल्ड वाइड उसको 2015 तक रखा गया, फिर और उसमें ऐड करके 2030 तक इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो ये जो है इसको जैसे आप लोग ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हाँ, कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोग का? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया था ना अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट में भी कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट थे, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, है ना, और क्या था, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, तो ये सब और उसका सब जो है डेफिनेशन। अब ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आप ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है, नो पॉवर्टी, मतलब कि सबसे पहला इसको नोट भी करते चलिए लोग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, ये पूछ लेता है। ऐसे कल ही हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें क्या था, उसमें नंबर वाइज भी वो पूछ ले रहा है कि किस नंबर पे कौन सा जो है, तो कोशिश, हाँ एसडीजी गोल्स जो है। और यही नहीं, जब आप लोग आंसर भी लिखने जाए सब्जेक्टिव आंसर में, उसमें ये बहुत जो है ये मतलब एक बड़ी भूमिका ये निभाते हैं। सबसे पहला जो है वो गोल है, वो ये कह रहा है कि नो पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये क्या कह रहा है कि जीरो हंगर, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को बताए भी थे कि भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, चाहे आप ये कह लीजिए कि डेवलपमेंट भी ना हो, जीडीपी ग्रोथ भी अगर उसका मान लीजिए कि एक लेवल तक वो भी चलेगा, पॉवर्टी भी चलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी चलेगा, बट इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव स्टारवेशन। भुखमरी जो है वो कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। फिर क्या है, जीरो हंगर। फिर उसके बाद क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, जेंडर इक्वलिटी, है ना। फिर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जैसे आजकल सोलर एनर्जी, इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस देख रहे होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग इस पे बहुत ज्यादा ये देख, कौन सा 7 है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, 8 हो गया आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यही जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका आ गया, मैं इससे जो ज्यादा ये नहीं हो है ना, लिखे देते उसमें क्या, इसमें का परेशानी क्या है। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं इसमें कौन सा बढ़िया। 9 हो गया आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 हो गया आपका रिड्यूस्ड
इनइक्वालिटीज। 11th हो गया आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ट्वेल्व हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद हो गया क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ ऑन लैंड। पहले जमीन के अंदर हो गया जीवन, फिर जमीन के पानी के अंदर, और फिर लाइफ ऑन लैंड। फिर उसके बाद से क्या आ गया आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। फिर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये जो हो गए आपके, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब इसमें देखिए कि ये जो कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसमें सबसे पहले ये क्या कह रहा है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नो पॉवर्टी, मतलब कि सबसे पहली बात की पॉवर्टी जो है मतलब कि होना ही नहीं चाहिए। ये आपका लक्ष्य, ये 2030 तक का। और जीरो हंगर, मतलब कि और जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि स्टारवेशन जो है, स्टारवेशन ये कोई इकोनॉमी नहीं जो है इसको, मतलब इसको कोई इकोनॉमी कैरी नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां से जैसे ही ये होगा सिचुएशन, क्या हो जाएगा आपका सोशल अनरेस्ट, और वो क्या हो जाएगा एक कैओस की स्थिति हो जाएगी। कैओस मतलब कि अव्यवस्था हो गया। सोशल ऑर्डर आपका जो है, आप लोग पढ़ते भी होंगे इसमें, सोशल ऑर्डर जो है ये नहीं होगा आपका, मेंटेन नहीं होगा। मतलब डिसऑर्डरनेस, जैसे डीपीएसपी में भी आप लोग पढ़े हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। और ये आप देखिए कि इसका कितना वाइडर एक मतलब इसका एक डोमेन है, या आप इसका कह लीजिए कि मतलब इसका रेंज कितना वेरी कर रहा है कि यहाँ पे हम पॉवर्टी और हंगर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ गोल्स ऑफ पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग इसमें भी पढ़े थे कि डायरेक्टिव सर्टेन दिए जाते हैं ये चैप्टर 4 में गवर्नमेंट को, जो फंडामेंटल होते हैं गवर्नेंस के लिए। ठीक वैसे ही ये जो होते हैं ये काफी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जब भी आप अपना कोई इकोनॉमिक मॉडल बनाइए या डेवलपमेंटल मॉडल बनाइए, उसमें इन विषयों के मतलब इनके बारे में जरूर आप जो है वो ध्यान में। और आप अगर बहुत गहराई से इसको देखिएगा तो शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो इसमें अनटच्ड नहीं है। अब जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, फिर उसके बाद से क्या है स्वास्थ्य के विषय में, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और यहीं पे न्यूट्रिशन की बात आ जाती है। मतलब कि आपका ये जैसे कि हेल्थ के बारे में, या फिर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कि डिजीज, अगर कोई बीमारी है आपको, तो बीमारी अगर नहीं है यही स्वास्थ्य नहीं है। मतलब केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज इट डजंट मीन दैट यू आर ए हेल्दी पर्सन। आई बात समझ में? मतलब कि आपको अगर किसी भी स्तर की कोई बीमारी नहीं है तो ये गारंटी नहीं करता है कि आप क्या है हेल्दी पर्सन। स्वस्थ व्यक्ति का मतलब होता है कि उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन। आई बस में जैसे इस चीज को समझिए, मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इट डजंट मीन दैट यू आर ए हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी जिसको स्वस्थ मनुष्य जिसको कहते हैं, उसका क्या है, उसका ये यहाँ से जो परिभाषा या डेफिनेशन निकल के आता है कि उसका, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट में भी पढ़े होंगे कि दैट दीज आर द राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल विल ग्रो टू द फुलेस्ट एक्सटेंट।
मतलब कि आपका क्या है जो व्यक्तित्व जो है वो फुलेस्ट एक्सटेंट तक जो है उसमें क्या हो जाए, उसमें ऐसे ही आप स्वस्थ हैं। इसका मतलब यही नहीं कि आप बीमार नहीं है इसलिए स्वस्थ है। आपका अगर योगदान नहीं हो रहा है एक सकारात्मक तौर पे एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में, इसका मतलब कि यू आर नॉट अ हेल्दी बिंग। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसके साथ साथ ये क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा तो होनी चाहिए लेकिन कैसी शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि अब यहीं पे आ जाइए कि इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, ये है हम लोग के यहाँ पे डायरेक्टिव्स में, है ना। तो अब है कि आपको जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जेंडर के ग्राउंड पे। फिर उसके बाद से क्या है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम नया बताइए, गवर्नमेंट प्रोग्राम। हाँ, नल जल योजना। और ये दूसरा पार्ट जो सैनिटेशन है, इससे दिन की शुरुआत ही होती है आपकी, जैसे ही निकलते होंगे। हाँ, स्वच्छ भारत भारत अभियान, ठीक है। और जितने ये आपको ये गोल्स हैं इनसे संबंधित कोई ना कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो भी आता है। और आपको बता दें कि क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जा रहे हैं कि इनसे रिलेटेड जो है ये कौन सा प्रोग्राम जो है, ये एक दो जगह हमने देखा है क्वेश्चन। और ये मतलब ऐसी संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन मतलब क्रिएटिव क्वेश्चन जो है और जो है आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी से रिलेटेड बताइए कि एनर्जी को अब जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके एनर्जी को बचाया गया, कैसे बचाया गया, इसका कोई एग्जांपल रियल लाइफ सिचुएशन में या कोई पॉलिसी, एनर्जी को कैसे सेव किया गया। चलिए एक सोलर एनर्जी और सोचिए थोड़ा सा। हाँ, सोलर एनर्जी जैसे एक आईसीए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन है इसका, कहाँ हेडक्वार्टर, हाँ। जैसे इंडिया एक क्या है, ट्रॉपिकल नेशन है, ट्रॉपिकल कंट्री जो है, जियोग्राफिकल अगर लोकेशन देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि सोलर एनर्जी या सनरेज जो है आसानी से ये मिल जाता है। तो अब वो जितने भी आपके वर्ल्ड के ऐसे जहाँ की सोलर एनर्जी या कहिए कि उसकी एनर्जी को क्या करना है, उसको रीस्टोर करके और फिर उसका इस्तेमाल जो है। तो अब इसमें एक इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस, और जो क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब कि अफोर्डेबल का मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट उसका क्या हो, वो कम हो। और आप लोगों को ध्यान में होगा कि पहले मतलब आज से 5-6-7 साल या और पीछे अगर जाएंगे तो बल्ब जो हम लोग लगाते थे वो 100 वाट का, या फिर अब आप जो ये एलईडी आया या फिर उसके बाद से, तो इसमें क्या हो गया कि नेशन वाइज हम लोग कितना एनर्जी जो है ये सेव कर रहे है ना। जैसे कि एक परिवार में अगर मान लीजिए कि 4 कमरे हैं तो 400 वाट का बल्ब जो है वो जलता है, 400 वाट। अब पूरे बिल्डिंग का आप देख लीजिएगा तो वो भी जो है नहीं है, 9 वाट का, 9 वाट का जो आपका बल्ब आ रहा है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। और आप उसका क्या है कि ल्यूमिनेस जो कहते हैं ना कि जो चमक और जो है लाइट जो है वो उतना ही दे रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, अगेन उसमें की रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, या अदर जो जैसे उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी इसका क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया। इसके साथ साथ जो इनोवेशन, एक नेशनल इनोवेशन फंड ही इसके लिए बनाया गया, और इनोवेशन इस पे जो है बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग को मैं बता रहा हूं कि एक आप लोग करंट अफेयर्स के लिए भी एक नेशनल क्वांटम मिशन है। है ना। अब ये लास्ट ईयर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल क्वांटम मिशन। और इसमें क्या है कि जैसे जितने नैनो टेक्नोलॉजी या फिर जो क्वांटम कंप्यूटेशन जो है इससे संबंधित जो है, या टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा जो है उसमें ये इन्वेंट करके, और उसके बाद से क्या है कि ये इनोवेटिव वे में, ताकि और फास्टर वे में हम लोग क्या हो ये डिजिटली जो है आगे बढ़ पाए। तो इसको लेके एक क्वांटम मिशन बना। इसी तरह हर एक क्षेत्र में आप चाहे जिसमें देखिए ये
आप पढ़ भी रहे होंगे लोग टेक्नोलॉजी में, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया आपका, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, या हर एक फील्ड में जो है वो क्या हो रहा है, वो इनोवेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बिल्ड कर देते हैं तो इसका क्या होता है, एक स्पाइरल वाला जो है एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि दो गांव अगर है उसके बीच में सड़क जो आपको बना देनी है और क्या करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या अदर जो बेसिक जो चीज है, उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो स्वतः होता है। फिर क्या है कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मिनिमम, जैसे कि आप लोग का क्या है एक गोल भी होता है ये गवर्नमेंट का, या जब भी पॉलिसी बनाइए तो उसमें क्या है कि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, मतलब कि क्या है कि असमानता जो है उसको कम करना है। फिर उसके बाद से क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी है क्या, स्मार्ट सिटीज का। अब वो क्या है कि उसमें कि वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे हाउसिंग भी प्रोवाइड करे, प्लस वहां पे क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो भी हो, प्लस डिजिटली भी वो क्या हो उसमें आगे हो। फिर क्या है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब ये कंजम्पशन जो है ये ऐसा हो कि वो रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि आप जो है कंज्यूम कर रहे हैं किसको, रिसोर्सेज को, वही जो कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अब यही जनरेशन सब कुछ कंज्यूम कर जाए तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या मिलेगा, नथिंग। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज। फिर क्या है क्लाइमेट एक्शन से, अभी रिसेंटली आप लोग हैं, हाँ COP28 नहीं, क्लाइमेट एक्शन में आप लोग ये देखिए, जैसे कि अभी रिसेंटली जो एक पेंडेमिक कोविड वाला जो था, तब उसमें क्या था कि क्लाइमेट को लेके लोग बहुत ज्यादा, जैसे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग उसमें मेंटेन करना है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज से जो है लोग क्या होते हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो अब उसमें या लाइफ बिलो वाटर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और इसका सी का क्या आप लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है, जैसे नहीं, जैसे कि 2 डिग्री से जो है ऐसा एज्यूम कर रहा है लोग कि एवरेज टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ जा रहा है। तो ये राइस से ग्लेशियर क्या होगा, वो मेल्ट करेगा, और ये ओशियन का लेवल क्या होगा। हाँ, तो ये जो है फिर लाइफ ऑन लैंड टेम्परेचर, इसी साल जो गर्मी आप देख लीजिए। तो क्या कुछ पूछना है क्या, नहीं। फिर उसके बाद से क्या है कि जो आप जो ये इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं वो क्या है कि पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है। तो जो सेकंड एस्पेक्ट, जैसा कि कल हम आप लोग को बता भी रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके साथ साथ ये जो सोशल डेवलपमेंट है आपका, उसमें ये कि सोशल डेवलपमेंट तो कर ही रहे, लेकिन एक सस्टेनेबल जो है वो भी उसमें काफी जो है एक आवश्यक इसमें एक कंपोनेंट है। कोई क्वेश्चन अभी तक का आप लोग का, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है, चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, चलिए फर्स्ट consider the following statements in the context of नहीं, बातचीत नहीं कीजिए आप लोग, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इस पे ध्यान दीजिए। क्या है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है, it is a situation where in a large section of the labor force
does not take a job that may yield them a regular income. ठीक है, दूसरा देखिए, अंडर द ओपन unemployment situation, the labor force expands at a faster rate than the growth rate of इकोनॉमी। बताइए, एक ये हो गया और हाँ बताइए, इसमें देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसको समझिए कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जा रहा है, बताइए तो। ये कह रहा है कि it is a situation wherein a large section of labor force does not get job that may yield them a regular income। यही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन होता है, इसको आप लोग नोट भी करें, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का ये डेफिनेशन होता है। दूसरा सिचुएशन क्या है, अंडर द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन the labor force expands at a faster rate than the growth rate of economy। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्या है, ये आपका इससे ज्यादा जो है ये फास्ट कीजिए, ये इससे ज्यादा जो है फास्टर रेट पे आपका क्या हो रहा है कि लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन, तो लेबर फोर्स का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। यही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेफिनेशन हो गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। और पहला क्या कह रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है तो क्या है वो सही है, और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, यही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेफिनेशन भी होगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज अ सिचुएशन वेयर इन ए लार्ज सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स डज नॉट गेट अ जॉब दैट मे yield them a regular income। जो उनको एक नियत आय जो दे रहा है ना, ऐसा कोई वो लोग जॉब नहीं पा रहे हैं, तो इसको क्या कह रहा है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि लेबर फोर्स बढ़ते जा रहा है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए ना कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएट करना क्यों कठिन कार्य है, क्योंकि हर साल जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स अगर ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स अगर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आपको क्या हो गया कि आप उतना जॉब कहां से क्रिएट करें, तो प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ जाएगी। अगर हम यहीं का बात करें तो कितना जो है ये 10th क्लास पास किया है लोग लास्ट ईयर, कोई डेटा आप लोग को 16 लाख, 12 लाख आप 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, कोविड के पहले का डेटा बताना। 16 लाख लोग जो है 10th क्लास पास किए। कहाँ की बात हम कर रहे हैं, बिहार की नहीं, बिहार बोर्ड की, हम सीबीएसई की बात अभी नहीं कर रहे हैं और आईसीएसई का, बिहार बोर्ड से इतने लोगों में क्या हो सकता है कि कई लोग जो दोनों से भर देते हैं ना सीबीएसई, बट एनीवे तब भी एक 16 लाख कोई मतलब कम नंबर नहीं होता है। और ये केवल 28 स्टेट हैं, इसके अलावा यूटी है, यूनियन टेरिटरी,
तो 16 लाख जो है ये हाई स्कूल पास की है, कहाँ से? यहाँ से। और इसके बाद अगर बाकी अभी रेस्ट जो है स्टेट अभी उस पर तो मिल जाएगी, उन लोग का भी अपना एजुकेशन का हम लोग मालूम ही है, एकदम करेक्ट इसका सब्जेक्ट है, तो उनका अपना भी है। ये 10th है, यही कल होके क्या होगा 12th फिर ग्रेजुएशन जो है आगे। केवल जो गोल्ड मेडलिस्ट जो इस देश में निकलते हैं हर सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, क्या एनी आइडिया? एक गेस कीजिए, गेस करने में क्या है, उसमें तो आप लोग माहिर ही हैं, इतना बढ़िया ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, तो अनुमान ही तो करना है, बताइए। जितने जो ग्रेजुएशन जैसे सब्जेक्ट है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, उसका किसी यूनिवर्सिटी का किसी कॉलेज का वो क्या होगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा। जैसे आप लोग केमिस्ट्री का, हाँ एकदम सही, मतलब 6-7 लाख, 7-7.5 लाख लोग केवल गोल्ड मेडलिस्ट है। तो अगर वही लोग अगर केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो 7 लाख, कोई एग्जाम अगर है तो 7 लाख जो है नियर अबाउट जो है इस भीड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है, अगर इन टर्म्स ऑफ भीड़ हम कहें ये। तो अब इनके लिए कहां से, तो ये क्या कर रहा है, मतलब कि लेबर फोर्स आपका एक्सपैंड कर रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ आपका अगर क्या है इससे ज्यादा फास्टर होगा, तो लोगों को रेगुलर जो है वो इनकम वाली जॉब जो है वो नहीं मिलेगी, इसी को बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब समझ में आ जाए, अब कभी नहीं भूलिएगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है, in the context of in the context of disguised unemployment, in the context of disguised unemployment, which of the following statements is or are? पहला, people did not, क्या हो गया, कुछ बोल रहा है क्या बोलिए, हाँ बोलिए ना, क्या क्या क्वेश्चन है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड का प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसकी हिंदी होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं 2 आदमी काम करेगा, 4 आदमी ऑफिस बता देते हैं, कब बताए थे, कल क्लास नहीं किए थे आप? हैं? अच्छा ठीक है, बता दें। अभी तुमको लग रहा है कि 1 घंटा पहले तो सो के उठे होंगे आप, अभी नींद कैसे आ जाएगा? सुबह 8 बजे ही नींद आ जाए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। People did not get into any aspect of employment or job creation. दूसरा है disguised unemployment is a strategic necessity for enhanced production with
हायर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बताइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से, हाँ बताइए। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि इन द पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, पहले इस चीज को ये समझिए कि जैसे कि ये एक तरह की ऐसी बेरोजगारी है कि कोई एक व्यक्ति मान लीजिए कि कार्य कर रहा है और उसमें और कई लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। हाँ, एक की जगह जो क्या है वो 5 लोग जो है वो कर रहे हैं। तो अब उसमें काम तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बाकी लोग उसमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो आपका जो है। तो अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पीपल डिड नॉट गेट इनटू एनी एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन। जाहिर सी बात है कि वो जो है मतलब अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट लिख भी लीजिए आप लोग का, इसका एक क्या हो जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ये पॉइंट हो जाएगा कि पीपल डिड नॉट गेट इनटू एनी एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन। ये स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है कि गलत है? गलत है पक्का? पीपल डिड नॉट गेट, है ना, under this guise people did not get into any aspects of job creation. और disguised unemployment is a strategic necessity for ये सही है, ये strategic रणनीति होती है। हाँ? ये रणनीति किया जाता है कि भाई एक आदमी के 4 आदमी को लगा दे, ये कौन सी रणनीति है भाई? तो हम भी नहीं समझ रहे हैं। इसमें इनहैंस प्रोडक्शन विद हायर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गए, समझ में? ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप खुद सोचिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने वर्क फोर्स के साथ क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ जस्टिस थोड़ा ही कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि इंगेज कर रहा है कि नर्सरी क्लास को एलकेजी के साथ बिठा दो, हाँ फिर उसके बाद यूकेजी को बिठा दो। जैसे कि स्कूल्स में होता है कि टीचर एब्सेंट हो गए तो एक ही टीचर है, तो क्या करो, तो नर्सरी को यहाँ बिठा दो, एलकेजी को बिठा दो, यूकेजी को बिठा दो, सब लोग जो एक साथ हाँ उसके बाद अंताक्षरी खेलिए। अब सुबह 8 बजे नींद आ रहा है, मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताइए कहाँ ज्यादा पढ़ रहे हैं? ज्यादा पढ़ने से थोड़ा ही होगा, नहीं तो नींद उड़ जाएगा ज्यादा पढ़िएगा तो ज्यादा। चलिए फिर इससे संबंधित जो है ये जो है ओल्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोग कीजिए। आपको पता है कि जो क्वेश्चन रहेगा ओरिजिनल एग्जाम में ना, तो इसी का कोई एक स्टेटमेंट जो है इसमें से डाल दिया जाएगा, इसमें बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। डिसगाइज्ड, और चैप्टर पढ़े आप इसी से रिलेटेड है तो इसलिए रिकॉल करना आसान होगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2013 का ये क्वेश्चन है, और क्या क्या इसके आंसर ऑप्शन हो गए। पहला, लार्ज नंबर of people remain unemployed. दूसरा, alternative employment is not available. Alternative employment
is not available. ठीक है। तीसरा, marginal productivity of the labor is 0. चौथा, productivity of labor is low. क्या आंसर होगा इसका? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सोचिए, इसका आंसर जो है वो थर्ड है। ये काफी, हाँ, ये कई बार इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप तो जैसे कि 100 से 120 आप पहुंचे, तो इन दोनों में क्या मार्जिन अगर हुआ 20, और अगर आपका पर यूनिट वाइज या परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो 20 डिवाइडेड बाई जो ओरिजिन है 100 मल्टीप्लाइड 100, तो कितना हो जाएगा 20% जो है। तो ये जो आप क्या किए, ये जैसे कि ऐड किए, तो प्रोडक्टिविटी उसने कितना ऐड किया? जैसे कि ये आप लोग इसमें भी पढ़ते होंगे टाइम एंड वर्क में, कि एक काम को जो है 2 व्यक्ति अगर मान लीजिए अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो 4 आदमी को बढ़ा दिया जाएगा तो कितने दिन में करेगा? दो आदमी 4 दिन में कर रहा है, तो 4 आदमी कितने दिन में करेगा? 1 दिन में। क्वेश्चन का तो क्वेश्चन सुन लीजिए, रिपीट। अभी तो पहली बार बोले 2 आदमी 4 दिन में कर रहा है, तो 4 आदमी कितना दिन में करेगा? पक्का? सही है। तो सब लोग मिलके एक ही दिन में सारा क्वेश्चन बना दो आप लोग फिर। हाँ, नहीं एग्जाम को छोड़िए, तो फिर सब, तो फिर यहाँ क्यों नहीं होता है ये? सोचिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्योंकि लो हो गया यहाँ ना। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, बना रहे हैं हम, बाकी लोग क्या है, यही डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल हो गया। आई बस समझ में नहीं समझ रहा? समझाइए इनको। एम्प्लॉयमेंट मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, कोई कहीं जा रहा है घूमने, जैसे कि एक आदमी कोई काम कर रहा है और बाकी लोग का एक्टिव उसमें नहीं है पार्टिसिपेशन, वो भी उसके साथ है। जैसे कि मान लीजिए कि कृषि कार्य, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एक सेकंड कंप्लीट कर। अब उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है कोई काम करता है और बाकी लोग क्या होते हैं, वो भी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी रहे तब भी उससे कोई बहुत फर्क जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, ये कह रहे हैं। और जो आप सिंपलिस्टिक जो वही जो इक्वेशंस पढ़े हैं उसमें क्या होता था कि 2 व्यक्ति मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 व्यक्ति आदमी बढ़ा दो, लेबर बढ़ा, तो लेबर फोर्स जब आप बढ़ाइएगा तो काम क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ जो जैसे कि कल ही हम उदाहरण दे रहे हैं कि एक आदमी रोटी बना रहा है, अब उसमें 10 लोग भी आप बिठा दीजिएगा तो उससे क्या फायदा है? बाकी लोग वहां पे क्या करेंगे, भीड़ ही करेंगे ना, यही होगा। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? एक घूमने वाला पढ़ाई वाला क्वेश्चन के बाद की हाँ वही, कभी बोलते नींद आता है, कभी कुछ रहता है। हाँ नहीं, चलिए आइए, अगला क्वेश्चन अभी, चलिए इधर आइए, इस पे ध्यान दीजिए लोग। चलिए नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, बताइए तो। जॉब काम कर रहा है, अच्छा जॉब चाहिए, तो बीच के जो टर्म होता है गैप होता है, सही होता है। मतलब ये कि मान लीजिए कि आप कहीं कार्यरत हैं, ठीक है, और इससे बेटर जॉब जो है आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं,
तो इस बीच का जो टाइम होता है जिसमें आप जो कहीं फॉर्मली नहीं काम कर रहे हैं, इसी को कहते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ। इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कहते हैं। अब क्वेश्चन इसका बन जाएगा प्रोसेस। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट exist due to people bring in the process of moving from one job to another। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, स्ट्रक्चरल unemployment occurs when there is a mismatch between the existing skills and the skills needed for the available job। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये बताइए आप लोग। ये कह रहा है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू द पीपल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। दूसरा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड द स्किल्स नीडेड फॉर द अवेलेबल जॉब। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही है सर, सेकंड पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है, और इसको बल्कि आप लोग नोट कर लीजिए, यही इसका एक डेफिनेशन भी है ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा आपको स्टेटमेंट, ये वाला? कल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या बताया थे? हाँ, स्किल जो है मान लीजिए, या टेक्नोलॉजिकल या अपग्रेडेशन हो गया, इसी को तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स, ये कब होता है? व्हेन देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द एग्जिस्टिंग, जो आपके पास मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग स्किल्स है, आपके पास कौन सा स्किल है ना? आपके पास मान लीजिए कि आप जो है टाइपिंग सीखे हुए हैं, टाइप राइटिंग, और आज के डेट में वो क्या है, अब पुराना एक प्रचलन हो गया। आप जो टाइप राइटिंग है, आपको एमएस वर्ड, इस पे जो है मान लीजिए ये स्किल की जरूरत है। तो आपका जो नया जॉब है उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि अब आपको स्किल जो है वो दूसरा चाहिए, तो द एग्जिस्टिंग स्किल एंड द स्किल्स नीडेड फॉर द अवेलेबल जॉब। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये सही स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? और जो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चंस यही से आते हैं डायरेक्टर। चलिए, एक लास्ट जो है ये क्वेश्चन है 2022 उत्तर प्रदेश से। In India,
which of the following compiles information on individual disputes, information on industrial disputes. Industrial disputes, closures, and layoff in factories. And layoffs in factories employing workers. ये जो है क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 का। पहला स्टेटमेंट देखिए, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दूसरा हो गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट of Department for Industry and Internal Trade। तीसरा लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें से ये क्या जो है इसका सही आंसर है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दरअसल एक इंस्टीट्यूशंस के विषय में है, तो इसलिए आप लोग चारों कैसे होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, सीएसओ आप लोग जान ही रहे हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो ये होता ही है, लेबर ब्यूरो आप लोग जानते ही हैं, इसके विषय में सुना ही है। ये आप लोग अगर ऑप्शन देखिएगा तो उससे भी निगेट किया हो जाएगा। ई सी ए बी सी डी, चार आदमी पकड़ लीजिए एक ऑप्शन, किसी का तो सही होगा। हाँ जानते हैं कि अंदाजा लगाएं बस, हाँ तो उसी को अंदाजा लगाना कहते हैं। ये जो है यही आंसर है, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसलिए हम ये क्वेश्चंस को ये इंक्लूड किए, ये हो सकता है कि इसके विषय में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा लोग। नेशनल मैन पावर ये रिसेंटली जो है ये, क्योंकि आजकल डेटाबेस से ज्यादा तो ये एक सिस्टम है, यही क्या करता है आपका ये नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, कोई भी लेआउट या डिस्प्यूट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन सब देख लीजिए तो अभी तक हम लोग किए हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें एकदम क्लियर है ये क्या है, कह रहा है कि लेबर फोर्स का एक्सपेंशन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो मतलब किसी भी एम्प्लॉयमेंट हो तो ये फास्टर रेट से ये जो है ये बढ़ेगा। दूसरा ये क्या कर रहा है कि आपको कोई रेगुलर इनकम जो है ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है
अगला ये क्या कर रहा है, इट इज गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो पीपल डिड नॉट गेट इनटू एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन, है ना। अब ये जो है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ रहा है, ये कोई जॉब क्रिएशन वो नहीं कर रहे हैं, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक कोई स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये गलत होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दरअसल होता क्या है कि जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए वर्कर वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये जैसे कि डेफिनेशन या फिर ये सब पढ़ने के लिए ना कोई अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये, और यहीं से अगर आप 3 4 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिवीजन जो है, और यही रिक्वायरमेंट भी है, इसी की जरूरत है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो पीपल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जैसा कि आपको बताया कि एक जॉब से दूसरी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है एक दोनों में मिसमैच कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये इसके विषय में हम लोग करिए नेक्स्ट। जैसे देखिए विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम under Ministry of Labor and Employment, ठीक है। दूसरा, it among other things will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. Next, it aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country
to the national skill qualification framework. ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ये सही है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 जो है यूपीएससी का है। हाँ जी बिल्कुल, वो हम आप लोग को दिए ही नहीं है ऑप्शन 1 2 3 वाला, आप लोग केवल स्टेटमेंट पे रिएक्ट कीजिए, इसीलिए आप लोग को ये दिया जाएगा। सेकंड जो है इट अमंग अदर थिंग्स विल आल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग, ये इम्पार्ट पढ़ पा रहे हैं आप लोग? इम्पार्ट, ठीक है, ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो था वो दरअसल यही था, सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री, द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही है। अब इट इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और डेवलपमेंट जो है ये एक अलग है, उसके अंतर्गत जो ये 2018 का भी क्वेश्चन है। अब इसी को आप लोग और पढ़िए इस डिटेल में, जो मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना उससे क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। जैसे कि यही बजट है, इस बजट में इसको लेके, स्किल को लेके या डिजिटल इंडिया को लेके कितना फंड जो है एलोकेट किया गया है, समझ में आ रही है बात? तो ये जो है, चलिए एक और देखते हैं, हो गया ये लगभग ये कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आते हैं। ये क्या हो गया, एक और है लास्ट क्वेश्चन। With reference to casual worker employed in India, consider the following statement. Fine. All casual workers are entitled for employees protection, employees provident fund coverage, next, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime period. And overtime payment. Next,
government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. ये बनाइए। ये जो है क्वेश्चन आपका है यूपीएससी 2021। ये समझ में आ रहा है? जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स किसको कहा गया? जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो जो कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, उनके विषय में ये कहा जा रहा है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये सही स्टेटमेंट है। वो उसके लिए भी जो होते हैं वो होते हैं all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment। ये भी स्टेटमेंट सही है। Next, the government can by a notification specify that establishment or industry shall pay wages only through its bank account। जैसे ही है कि वो क्या करे, वो बैंक अकाउंट से ही वो उसका पेमेंट करे। मतलब कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जो वेजेज है कैश में जो है ये पेमेंट। अब ये इसकी आप कैसे ऑडिटिंग करेंगे, या फिर कोई भी जैसे कि लेखा जोखा अगर ये करना है, तो अब इसमें है कि अब यहाँ उसमें इन्वॉल्व हो गया मैनुअल बैंक अकाउंट ट्रांसफर, तो वो समझ में आ रहा है। अब यहाँ है कि जैसे कि हमने पेमेंट कर दिया, अब मान लीजिए 700 रुपया पेमेंट करना है, 500 हमने, तो ये इंश्योर कर सकता है ये गवर्नमेंट क्या, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो ये नोटिफिकेशन के तहत जो नॉर्मली लोग कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो अब कैश में ये भी है कि नहीं दिए, जैसे कि आप लोग ये लॉज वगैरह में भी रहते होंगे, तो आप लोग रेंट वगैरह जो पे करते हैं, कई बार आप देखिए कैश मोड में ही पेमेंट करते हैं सब। ऑनलाइन पेमेंट हाँ, तो अब उसमें जैसे आप ये इंश्योर कीजिए कि ऑनलाइन जो है नहीं, कि ऑनलाइन हम दें, या बैंक अकाउंट आप लीजिए कि बैंक अकाउंट में हम ये। और इस बार ये जो बजट है इसमें इस बात की भी जो है सो क्या रखा गया है कि जो रेंटल इनकम आप लोग हमेशा बताते हैं कि वो क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट या ऐसे अगर आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत यह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रियलिटी में सर कैजुअल वर्कर्स को सलाह नहीं मिलता प्रॉफिट। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में भी पीएफ नहीं मिलता नहीं, तो वो जो है ये जैसे कि अब हम वही तो बात की है, जैसे कि रेंट ही जो आप रह रहे मकान में, तो आपको रिसिप्ट मिलता है नहीं, तो व्यवहारिक पक्ष आप देखिए, लेकिन रेंट क्या है, कोई इनकम। तो अब यही तो एक प्रॉब्लम है ना, दोनों पक्ष से ये गलती है कि आप मान लीजिए कि आप उसका क्यों नहीं एक रिसिप्ट के तौर पे जो व्यक्ति रेंट ले रहा है, किसको? सबसे बड़ी बात की पहला तो क्वेश्चन यही है कि जिस जगह में आप रह रहे हैं क्या वो कमर्शियल पर्पज से बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये नहीं है, तो बना हुआ है तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर रेंट, अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये प्रेमाइस को हम लोगों ने रेंट पे रखा है, तो इसका जो भी हम लोग जो दे रहे हैं रेंट वगैरह, वो क्या एक एग्रीमेंट बना, एक जैसे लीज के तौर पे भी अगर आप रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल वो करेगा, तो उस नहीं वो आप सही कह रहे हैं, आप उनकी बात तो छोड़िए, ऐसे बहुत सारे जो है मतलब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ भी। तो ये तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब इस ये अभी तो फैक्चुअली हम लोग इसको समझे कि ये इसके साथ एक व्यवहारिक पक्ष जुड़ा हुआ।
कंपनी ज्यादा अवेयर रहती है। हाँ, यही वजह है कि ज्यादा अवेयर रहती है तो हाँ राइट्स, यही समस्या। ये तो है ही है, ये तो लगा ही हुआ है। जैसे इवन आप अब जाके जैसे आप ये ऑनलाइन जो पेमेंट जो कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि हमने इनको दिया, उन्होंने इनको दिया। ये पहले क्या है कि रिसिप्ट यहाँ रखने का तो कोई प्रचलन ही नहीं था। जैसे कि आप कोई भी सामान अगर खरीद रहे हैं तो वो एक रसीद जो है एक बन रहा है, इनवॉइस, तो वो जब तक आप कलेक्ट करेंगे तो क्या वही तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग बताएगा, क्योंकि उसको भी अपने इन्वेंट्री पे वो सेल कर रहा है ना, वो दुकान वाला जो है ना। तो आप जो है एक, आप जब तक रसीद नहीं रख, इसीलिए गवर्नमेंट ये जो पेमेंट सिस्टम है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें एक एक रुपए का जो है उसमें क्या होता है, मिनिमम 1 रुपये भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं, तो उसका वो हिसाब रहता है। तो थ्योरेटिकली ये तो है, ये फैक्ट है, लेकिन वर्कर्स नहीं अवेयर रहते हैं। हाँ वो तो सही, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक दिन में रिफॉर्म नहीं होता है, रिफॉर्म होते होते भी टाइम लग जाता है। जैसे अभी आप लोग ये सुने होंगे अभी कि रेलवे को लेके एक बहुत बड़ा अभी एक आया है डिसीजन, वेटिंग लिस्ट में जो है टिकट वो नहीं है, ये शुरू से था बहुत समय से, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ उसका कहीं हो पाता है इम्प्लीमेंटेशन। अब उस पर जो है स्ट्रिक्ट हुआ है थोड़ा सा। बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, जैसे कि हम ये रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे अभी, तो अब उसमें पैसेंजर के लिए भी है कि अब उसमें क्या है कि जैसे इन्होंने मान लीजिए कि टिकट जो है ये अपना एक बार बुक करवाया और ये जो वहाँ पे चले गए, तो ये क्या है, ये सब व्यवहारिक जो है समस्या उसमें। रूल्स पहले से भी था, तो रूल्स आपको भी मानना होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी मानना होगा, तभी तो ये बता रहे हैं ना कि ये सोशल डेवलपमेंट जो। एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने का, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन ये है, सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया, इसको सब कोई लिख के लाइए। सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम depends on the success of Skill India program and radical labor reforms. Discuss its logical arguments. ठीक है, और आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टिल जो है ये क्या है, अभी भी एक रेलिवेंट जो है ये है। इसको लिखिएगा तो आप लोग का अपना जो यहाँ पे जो एग्जाम है उसके भी जो मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा आप लोग को एक अप्रोच वाइज बता देते हैं कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स डिस्कस विद द लॉजिकल आर्गुमेंट्स। अभी जो इन्होंने कहा कि जो लेबर होते हैं वो अपने राइट्स को लेके क्या होते हैं अवेयर। तो मेक इन इंडिया ये दरअसल क्या है कि कम एंड मेक इन इंडिया, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे इंडिया को क्या है ये प्रमोट करना है, बढ़ाना है।
तो आप जो जितने रॉ मटेरियल्स या फिर आप इसमें क्या कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल भी है जॉब देने का, क्योंकि उसमें क्या होता है हर चेन पे आपको क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे आपने कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, फिर उसके बाद से वहां से क्या कीजिएगा, आप उसको गोडाउन में या वेयर हाउस में ले जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इस मतलब एक चेन पे क्या हो गया, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप ले जाएंगे, फिर उसके बाद से फाइनल जो है अदर आउटलेट्स और शॉप और फाइनल रिटेलर्स के पास आएगा। तो यहाँ तक कितना जॉब जो है ये क्रिएशन। इसके साथ साथ आपको अपने जो यहाँ पे गुड्स बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान देना, मतलब क्वालिटी एनहांसमेंट पे, और आपको क्या करना है कि इसको एक्सपोर्ट भी करना है, मतलब कि निर्यात भी करना है। तो निर्यात करेंगे तो अगेन ये निर्यात क्या होता है, एक्सपोर्ट आपका एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट होता है, तो आपका वो भी करेगा। अब आप इसमें इतना बेहतर कब कर पाएंगे, जब आप स्किल इंडिया मतलब लोगों को आप क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दक्ष बनाइएगा, कौशल जो है उनका विकास जो है ये कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें अंतर्गत अभी हम लोग देखें कि डिजिटल लिटरेसी जो है वो आपको चाहिए। इसके साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी कब बेहतर होगी, जब उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है इसको एडॉप्ट करने का भी उसमें क्या होगा, एक कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। तो स्किल इंडिया पे और एक लेबर रिफॉर्म जो है वो भी एक करने की आवश्यकता है। इसी से जोड़ के आप लोग इसको एक ये लिखिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए तो। हाँ, थोड़ा सा ये 3 पॉइंट है उसको लिखवा देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 जो है ये एक ब्लॉक में आपको ऐसे इसको ये लिख लीजिए। हाँ लिख लिए, थोड़ा सा और डिटेल में लिखवा देते हैं उसको, कुछ पॉइंट्स वाइज ये आप लोग लिखे। तो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ वाले कॉलम में लिखिए। इकोनॉमिक ग्रोथ is basically a long term increase in real per capita income। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिखिए, इट रेफर्स टू a long term increase in real per capita income and economic welfare। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लिखिए, इट रेफर्स टू increase in real per capita income, refers to increase in real per capita income and economic welfare of both the present and future generation। हाँ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज generally used in developed economies। In developed economies, or economic development, this concept is generally used in developed
as well as underdeveloped economies और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिखिए। It is used for both developed and underdeveloped economies ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखिए इट इग्नोर्स द, ये नजरअंदाज करता है कौन, इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, it ignores the distribution of income. Economic development और sustainable development के लिए it does not ignore the distribution of income. In fact ये उसको क्या करता है, गारंटी करता है, वो इंश्योर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो उसमें। आप इसमें आ जाइए इकोनॉमिक ग्रोथ में। It ignores protection of environment, Economic development में लिखो special emphasis on environment protection, environment protection ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाइए। इट लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में आइए। इट डज नॉट अकाउंट फॉर exploitation of natural capital. It does not account for the exploitation of natural capital. Economic development में लिखिए it does not account for the exploitation of natural capital. Natural capital. It does not account for exploitation of natural capital. अगला बनाइए, लिखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It emphasizes rational utilization of नेशनल यूटिलाइजेशन क्या होता है? इट एम्फेसाइजेज रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखिए इट डज नॉट अकाउंट for a structural technical, it does not account for a structural technical and institutional changes in the economy. ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में it lays a special stress on the structural, technical
and institutional changes in the economy. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिखिए. इट लेज स्ट्रेस ऑन सोशल अवेयरनेस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज क्रूशियल इनपुट्स ऑफ responsibilities and crucial necessities for social development. समझ में आया ये? तो अब इस तरह से जब आप देख रहे हैं तो ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिवनेस के साथ ये आपका, और जो आपका ऑब्जेक्टिव टर्म्स में जो क्वेश्चन आएगा, एक तो डायरेक्ट यहीं से पूछ सकता है इनमें से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में अगर बार बार देखिएगा तो ये आ जाएगा. दूसरा कि जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो उसमें ये काफी एक इम्पोर्टेंट जो है ये एक रोल प्ले करता है. आप इसको नोट कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड जो है जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं जो आपके यहाँ जो चल रहा है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आप मतलब जैसे बीपीएससी में भी जो बिहार का जो 7 निश्चय जो आप लोग के यहाँ का है, या उसमें भी जैसे बहुत सारे जैसे हर घर नल जल योजना है, या ये हरियाली स्कीम जो है ना, तो इस तरह से जैसे कि जेंडर इक्वालिटी ऐसे भी संबंधित जो है ये बहुत सारे ये प्रोग्राम सोशल वेलफेयर का, ये आप कनेक्ट करके इसको. इसके अलावा इस पे कहीं कोई क्वेश्चन आप लोग का एक बार देख लीजिए. नहीं, कंक्लूड ही कर रहे हैं, आप लोग से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और इससे और कोई क्वेश्चन जो है नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट से जो बता दिए इसी टाइप का ये बेसिक डेफिनेशन से so far as BPSC is concerned, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा. ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक जो आप लोग का हम इसको कंक्लूड कर दें.